Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स में जो पेपर 3 है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 4 जो है उसको देखेंगे। और यूनिट 4 के अंतर्गत हमें क्रांतिकारी आंदोलन जो है या क्रांतिकारी युग जो है उसको देखना है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसकी चर्चा करना है। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को समझा है। उदारवादी युग जो था राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उसको देखा। उसके बाद हम लोगों ने उग्रवादी जो आंदोलन है उसकी चर्चा की और आज हम उग्रवादी आंदोलन के अंतर्गत ही एक नई जो विचारधारा आई जिसे हम क्रांतिकारी युग के नाम से जानते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका भी महत्वपूर्ण हाथ रहा है। तो आज हम लोग जो है इसकी चर्चा करेंगे कि जो ये युग था रेवोल्यूशनरी जो युग था, फेज था, वो क्या था, उसके उदय के कारण क्या थे, उसके जो लीडर्स थे वो क्या थे, उनकी कार्य पद्धति क्या थी और साथ साथ उनकी सफलता या असफलता जो थी इसकी चर्चा भी हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो 20वीं शताब्दी के शुरू में उग्रवादी आंदोलनों के साथ साथ एक उग्रतर आंदोलन जो था उसका भी उदय हुआ था और जिसे ही हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। इसका आरंभ महाराष्ट्र में, लेकिन इसका प्रधान केंद्र जो था वो बंगाल बन गया था। भारत के अन्य प्रांतों में तथा विदेशों में भी भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय रहे और जैसा कि हम देख चुके हैं कि बंग भंग आंदोलन के फलस्वरूप दो नई राष्ट्रीय विचारधाराओं का जन्म हुआ और एक विचारधारा वैधानिक थी जिसके नेता अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल थे। तो वहीं दूसरी ओर जो दूसरी विचारधारा जो जन्मी वो क्रांतिकारी थी और जिसके नेता जो थे वीरेंद्र कुमार तथा संध्या नामक क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार जिसके जो अरविंद घोष के छोटे भाई थे और भूपेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे और इन दोनों के युगांतर संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रों द्वारा आतंकवाद का प्रचार किया गया और इन्हीं क्रांतिकारी आंदोलन यही जो दो विशेषकर जो लोग थे वे क्रांतिकारी युग की शुरुआत या इसके अग्रदूत रहे हैं। और जो क्रांतिकारी जो युग था या क्रांति के जो अग्रदूत के जो आह्वावक रहे हैं ने नवयुवकों को आतंकवाद का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया और इसके लिए गुप्त तथा खुले संगठन भी स्थापित किए गए तथा तोड़फोड़, हत्या, बमबाजी कार्य शुरू हो गए और धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और तथा देश के विभिन्न भागों में भी इस तरह की क्रांतिकारी घटनाएं जो है वो होने लगी। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो राष्ट्रीय जागृति की लहर आई और वह अनेक धाराओं में बटी हुई थी जैसा कि हमने अध्ययन किया है और सर्वाधिक जो कमज़ोर धारा ने मात्र विनयपूर्वक निवेदन का मार्ग अपनाया था और अपेक्षाकृत शक्तिशाली धारा ने हिंसात्मक संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन नवयुवकों का एक वर्ग ऐसा भी था जिन्हें अहिंसा संघर्ष की सामर्थ्य में विश्वास नहीं था। वे तुरंत कुछ करना चाहते थे और जिसे ह्यूम के शब्दों में ह्यूम ने कहा है कि उन्होंने कहा है तो
ऐसा कुछ करना चाहते थे जिनका अर्थ हिंसा होता है। वे हिंसा तथा आतंक द्वारा शासकों को भयभीत कर भारत से ब्रिटिश शासन का समूल नष्ट कर देना चाहते थे और राष्ट्रीय आंदोलन का यह धारा ही क्रांतिकारी आंदोलन था। जैसे जैसे सरकार दमनात्मक नीति अपनाती गई, इन क्रांतिकारियों की हिंसा में आस्था जो है वो दृढ़ होती गई थी। लेकिन एक मशहूर पंक्ति है, लेनिन ने उसके कही है कि क्रांतिकारी दर्शन के बिना क्रांति संभव नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि सही समझ के बिना सही कदम नहीं उठाया जा सकता। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के पास एक क्रांतिकारी दर्शन था और इन क्रांतिकारियों की एक समझ भी थी, बहुत कुछ सीमाओं तक जो है जिसको सही समझा जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारी धारा के संबंध में बहुत कुछ जो भ्रांतियाँ जो प्रचलित है, बहुत सारी बातें इसके भ्रांतियों के रूप में प्रचलित है और काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीयों के द्वारा यह सोचा जाता है कि 1906 से लेकर 1914 तक के काल में भारत और विदेशों में 1928 से 32 तक 28 से लेकर 1932 तक के काल में सरदार भगत सिंह, गुप्तेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोग थे तथा 1941 से 45 तक के काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो कार्य किए गए वे अंग्रेज सरकार के प्रति मात्र बदले की भावना से किए गए अथवा वे देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे, किंतु मानसिक रूप से असंतुलित भारतीय नवयुवकों के भावनात्मक हिंसात्मक कार्य थे और जिनका ना तो कोई निश्चित लक्ष्य था और ना ही उनके पीछे कोई निश्चित विचारधारा या दर्शन ही था। क्रांतिकारी विचारधारा और दर्शन से चाहे हम सहमत हो या असहमत, यह एक तथ्य है कि इन भारतीय क्रांतिकारियों के कार्यों की पृष्ठभूमि में एक निश्चित दर्शन था और उनका एक सामान्य लक्ष्य था और इन क्रांतिकारियों के द्वारा सरकारी खजाने लूटने, सशस्त्र डकैती, हत्या और बमबारी के जो कार्य किए थे वे सभी भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक निश्चित और व्यापक योजना के अंग थे। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर स्वतंत्रता प्राप्त करना और इससे भी आगे बढ़कर ऐसे न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना था जिससे कमजोर वर्ग के प्रति अन्याय की कोई स्थिति ना रहे। 4 जून 1929 को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेशन जज के सम्मुख जो बयान दिया गया था उससे क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य बहुत अच्छे रूप में स्पष्ट होता है या हो जाता है। उनके वक्तव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अंश था वो इस प्रकार था, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या वक्तव्य बोला गया था। तो क्रांति के विरोधियों द्वारा भ्रांतिवश इस विचार को अपना लिया गया है कि क्रांति का तात्पर्य शस्त्रों, हथियारों तथा अन्य साधनों से हत्या या हिंसक कार्य करना है, लेकिन क्रांति का अभिप्राय बम और पिस्तौल मात्र नहीं। क्रांति से हमारा अभिप्राय यह है कि आज की वस्तु स्थिति और समाज व्यवस्था जो स्पष्ट रूप से अन्याय पर टिकी हुई है उसके अगेंस्ट जो थी उन्होंने हथियार उठाने की बात कही थी को बदला जाए। क्रांति व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करने और समाज राष्ट्र के लिए पूर्ण आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करने के लिए है। क्रांति के हमारे विचार का अंतिम लक्ष्य यही है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इस उच्च आदर्श की प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के त्याग करने और कष्ट सहने के लिए
तत्पर हैं और क्रांति जिंदाबाद। ये बातें जो है जज सेशन जज के सामने जो भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने कहा था और उन्होंने उसी के कुछ अंश थे जो मैंने आपको बताया। अंग्रेज ने इन क्रांतिकारियों को हत्यारे, डाकू और आतंकवादी कहा और अंग्रेजों का ऐसा कहना स्वाभाविक था क्योंकि क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारत में विदेशी शासन का अंत करना था और अंग्रेज क्रांतिकारियों से अत्यधिक घृणा करते थे, किंतु इन्हें हत्यारे या डाकू के स्थान पर क्रांतिकारी ही कहा जाना चाहिए क्योंकि उनका मूल उद्देश्य हत्या या लूटमार नहीं था वरन एक स्वाभाविक क्रांति को जन्म देना था और उनकी आस्था देश की स्वतंत्रता में थी, गोली और बम की संस्कृति में नहीं थी। ये तो केवल आवश्यकता अनुसार अपनाए जाने वाले उपाय मात्र थे। उनका उद्देश्य भारत में विदेशी शासन का अंत कर सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना था जिससे कृषकों और मजदूरों का हित साधन हो सके। उन्हें आतंकवादी कहना भी अनुचित है क्योंकि उनका उद्देश्य समाज में आतंक का राज स्थापित करना नहीं था बल्कि अत्याचारी शासकों के मन में अत्याचारों के विरुद्ध आतंक या भय को उत्पन्न करना था। क्रांतिकारी व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे वरन भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थे। क्रांतिकारियों के द्वारा केवल उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई जिनके द्वारा मानवता से गिरकर भारतीयों पर बहुत अधिक अत्याचार किया गया था। पंजाब के गवर्नर ओडवार्ड और पुलिस कप्तान सैंडर्स आदि की हत्या व्यक्तिगत प्रतिशोध में नहीं वरन राष्ट्रीय प्रतिशोध में के रूप में की गई थी। इन घटनाओं ने राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया, राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जीवित रखा और अंग्रेज शासकों को चेतावनी दी कि भारतीय रक्त जीवित है तथा यदि उनके द्वारा भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया गया तो उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है। क्रांतिकारी विचारधारा, क्रियाकलापों और आंदोलनों का एक निश्चित लक्ष्य था और वह था देश की स्वतंत्रता। देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का नारा सबसे पहले क्रांतिकारियों ने ही दिया था। उन्होंने केवल नारा ही नहीं दिया वरन उसकी सिद्धि के लिए समुचित त्याग और तपस्या भी की, फांसी पर भी चढ़े और अंडमान में भी जो जेल है उसमें भी बसाया, उसको भी अंडमान जो जेल था उसमें भी गए। क्रांतिकारी न केवल लक्ष्य वरन उसकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट थे। उनका स्पष्ट और निश्चित मत था कि देश की स्वतंत्रता के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग उचित है। तो ये मेन जो था उनका उद्देश्य था, उनका जो क्रांतिकारी जो घटना का जो क्रांतिकारी युग था उसका पर्पस था। अब हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी युग था उस युग के उदय के क्या कारण थे, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस उस समय हो गए कि ये युग जो था जो उग्रवादी युग से ही निकलकर मतलब सामने आया। तो इस युग इसको आने के लिए जो है बहुत सारे कारण थे और वे सब कारण जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के भी जन्म में उसमें भाग लिया, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विशेष कारण भी थे जिससे भारत के क्रांतिकारियों ने शांतिपूर्ण निवेदन या अहिंसक आंदोलन के मार्ग न अपनाकर क्रांति और हिंसा का अपेक्षाकृत दुर्गम मार्ग चुना। और क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के जो हैं वो बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहला जो कारण था कि मध्यम वर्गीय आंदोलन। दो क्रांतिकारी जो युग था या क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसमें क्रांतिकारी आंदोलन में बंगाल में मध्यम वर्ग जो भद्र लोग थे में फैला और वहाँ के
उसमें जो अधिकांश था जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे बंगाल के, उसने भाग लिया। और सर वैलेंटाइन जो लंदन टाइम्स के संवाददाता थे के अनुसार क्रांतिकारियों, उन्होंने क्या कहा इनके बारे में, तो उन्होंने कहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन का उदय पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के विरुद्ध कट्टर ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, लेकिन यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि गैरेट के मतानुसार उन्होंने कहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन केवल ब्राह्मणों द्वारा आयोजित षड्यंत्र नहीं था, बल्कि बंगाल और पंजाब में इसके नेता अन्य जाति के भी लोग थे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ यही जो है वो कारण थे। दूसरा कारण जो था वो आर्थिक कारण। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चारों ओर असंतोष की लहर फैल गई हुई थी और भारतीय जनता सरकार की अर्थनीति से काफ़ी क्षुब्ध थी और अकाल, महामारी, भूचाल के कारण जनता की गरीबी जो है वो बढ़ती जा रही थी। और लॉर्ड बेकन ने कहा भी है कि अधिक दरिद्रता और असंतोष क्रांति को जन्म देता है। भारत में भी यही हुआ। आर्थिक कारणों ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था कि सरकारी प्रतिक्रिया तथा दमनकारी नीति। क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म जो है वो कई कारणों से हुआ, लेकिन लॉर्ड कार्जन की नीति ने उसे विशेष रूप से प्रोत्साहित किया था। उग्रवादी आंदोलन की क्रांतिकारी मंजिलों को लॉर्ड कर्जन की देन कहना अधिक उपयुक्त होगा। उसके ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल विभाजन जैसे कार्यों ने आतंकवादी आंदोलन को बढ़ाने में विशेष योग दिया और इन कार्यों के विरुद्ध आयोजित जन आंदोलनों को सरकार ने निर्ममता से कुचलना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप आंदोलन उग्र और उत्तेजक हो गया और बहुत से नवयुवकों ने सभा, जुलूस, बहिष्कार आदि तरीकों को असफल होते देख क्रांतिकारी साधनों को अपनाना शुरू कर दिया। और 1908 में भारत के जो सचिव थे लॉर्ड मार्ले वायसराय लॉर्ड मिंटो ने लिखा भी है कि राजद्रोह और अन्य अपराधों के संबंध में जो दिल को दहलाने वाले दंड दिए जा रहे हैं, उनके कारण मैं अत्यंत चिंतित और चकित हूँ। हम व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था लाने के लिए घोर कठोरता से उपयोग में से सफलता नहीं मिलेगी। इसका परिणाम उल्टा होगा और बम का सहारा लेंगे। तो ये बातें जो हैं वो मार्ले मिंटो ने कही थी। और उसके बाद मॉन्टेग्यू ने भी 1910 में यह स्वीकार किया था कि दंड संहिता की सजाओं ने और चाकू चलाने की नीतियों ने साधारण और बिगड़े नाविकों को शहीद बनाकर विप्लवकारी पत्रों की संख्या बढ़ा दी है। और स्पष्ट है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के उदय और विस्तार के मूल में सरकार की प्रतिक्रियावादी दमनकारी जो नीति है वही है। उसके बाद जो अगली इसके असफलता के कारण थे वे थे कि संवैधानिक आंदोलनों का विफलता। तो उदारवादियों की असफलता के कारण युवकों का वैधानिक मार्ग से जो था वो विश्वास उस पर नहीं रहा और उन्हें विश्वास हो गया कि हाथ पैर जोड़ने या प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और इसके लिए शक्ति का तथा उग्र साधनों को प्रयोग में लाना होगा। नहीं तो हमें जो है वो आज़ादी नहीं मिलेगी। और यह भी जो है एक कारण थी क्रांतिकारी आंदोलन के उदय की। इसके बाद जो हम पाते हैं इसके उदय के कारण में कि अधिकांश क्रांतिकारी जो विद्वान और चिंतनशील व्यक्ति जो थे
और विश्व इतिहास के अध्ययन से उनकी यह निश्चित धारणा बन गई थी कि मानवीय इतिहास में किसी भी देश को याचना करने से या केवल अहिंसात्मक आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है, अतः उनके द्वारा विदेशी शासन पर सुनियोजित सशस्त्र प्रहार का मार्ग अपनाया गया। तो ये भी एक इतिहास में उदाहरण है कि सिर्फ याचना पत्र और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से हाथ जोड़ने से जो है वो स्वतंत्रता नहीं मिलती है, और इसलिए भी जो है जो हैं क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी थे उनको एक प्रोत्साहन मिला, तो इसलिए भी ये इसका कारण बनी। उसके बाद है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय उसकी नीतियाँ अनुनय, विनय और प्रार्थना पत्रों की थी, लेकिन इन नीतियों के परिणाम क्या निकले? राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए जो मार्ग थे निरंतर उसकी असफलता से क्रांतिकारियों की यह धारणा जो है वो पुष्ट होती गई। उनका जो विचार था वो सबल होता गया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति का मार्ग रक्तिमय क्रांति से होकर गुजरना है। तो ये जो विचार थे उसको सुदृढ़ किया जो उदारवादी थे उनके तरीकों ने। और अगली जो इसके कारण जो देखने को मिलता है कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी जो नीति थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, का स्वाभाविक परिणाम थी। विभिन्न दमनकारी कानूनों और कार्यों के कारण स्वतंत्रता का नाम लेने पर भी अपराध हो गया था, और सरकार जनता को आतंकित करने पर तुली थी, और इस स्थिति से बाध्य होकर इन देशभक्तों ने गुप्त और हिंसक गतिविधियों का मार्ग क्रांतिकारी आंदोलन का जो है एक मार्ग बना, और इसके कारण जो है वो क्रांति जो है लाने में एक सफल इसका जो था वो बनी। तो ये कुछ कारण थे जो इसके क्रांतिकारी युग जो था उसके उदय के जो है वो कारण थे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो क्रांतिकारी युग था या क्रांतिकारी जो आंदोलन थे उनकी कार्य प्रणाली क्या थी, उनकी कार्यविधि क्या थी। तो क्रांतिकारी क्रियाकलापों का एक लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास रहा, और सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में भारतीय जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक साहसपूर्ण लेकिन असफल क्रांति की, और विद्रोह का दमन करते हुए अंग्रेजों का व्यवहार कत्लेआम, फांसियों और योजनाओं से भरा तथा जंगली जातियों को भी शर्मिंदा करने वाला था। प्रकृति का नियम है भय, घृणा और आतंक को ही जन्म दे सकता है। अतः 1858 से लेकर 1880 तक के काल में प्रमुख रूप से 3 क्रांतिकारी क्रियाकलाप सामने आए और बहावी आंदोलन, कुर्कों की स्वतंत्रता आंदोलन, और महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाकड़े की स्वतंत्र आंदोलन। ये सभी उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कांग्रेस की स्थापना के कुछ समय के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां जो है अवश्य ही मंद पड़ गईं, लेकिन यह स्थिति लगभग 10 वर्षों तक रही, और 22 जून 1879 को पूना में जो प्लेग फैला और कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की जो इस तरह के अपनाए गए अत्याचारों के लिए बहुत जो बदनाम भी हो चुके थे, दामोदर चापेकर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और दामोदर के बड़े भाई बालकृष्ण और वासुदेव भी क्रांतिकारी कार्यों में लगे थे। सरकार ने तीनों चापेकर बंधुओं को राज्यद्रोही ठहराते हुए उन्हें फांसी पर लटका दिया था, और शासन के इस कार्य ने समस्त देश विशेषतः महाराष्ट्र में जागृति की अपूर्ण लहर जो है वो उत्पन्न कर दी थी। और ये सभी जो उपरोक्त घटनाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन की ही एक कड़ियाँ थीं, और 20वीं सदी में क्रांतिकारी आंदोलन अधिक शक्ति के साथ सामने आया,
और 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, तब इसके परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ और जिसकी एक धारा क्रांतिकारी आंदोलन भी थी। और 20वीं सदी के क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ जो है वो उसको भी हम लोग जो है उसके बहुत सारे कारण थे, उसकी कार्य प्रणाली थी उसमें, जैसे कि जो 1906 से 14 तक के काल में जो क्रांतिकारी कार्य किए गए उसमें बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बाद विदेशों में जो क्रांतिकारी कार्य हुए वो सब भी शामिल है। और जो दूसरा फेज था जो आपका 1919 से 1932 तक का चला, इसमें जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई, जैसे कि काकोरी जो केस था वो था, उसके बाद सरदार भगत सिंह का जो बम कांड था वो था, ये महत्वपूर्ण थे। और तीसरी फेज में जो 1939 से 1946 तक का काल जो चला, उसमें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद सेना की जो स्थापना हुई वो था, और सेना में अशांति, सेना का विद्रोह आदि जो था, और आज़ाद हिंद सेना के अधिकारियों पर मुकदमे और जनता का जो भावुक ये था वो भी रीजन एक कारण था। तो ये सभी जो कारण थे उसके वजह से जो है जो क्रांतिकारी युग जो था, जो ऐसी घटनाएं थी जिसने क्रांतिकारी युग को प्रवोक किया, क्रांतिकारी युग को लाने में इनका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्रांतिकारी जो युग था उसकी कार्य प्रणाली क्या थी। तो क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेजी शासन पाश्विक बल पर स्थित है, और यदि हम अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए पाश्विक बल का प्रयोग करते हैं तो वह उचित ही है। उनका तर्क था कि जो लक्ष्य अनेक युक्त तथा नैतिकतापूर्ण बातों के प्रभाव से प्राप्त नहीं हो सकता, वह गोली और बम के प्रयोग से हो सकता है। और उसका संदेश था कि तलवार हाथ में लो और सरकार को मिटा दो। तो ये उस समय का संकेत था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो है कि क्रांतिकारी जो पहला जो है कि पत्रों की सहायता से प्रचार द्वारा, पहला जो उसका तरीका था कि पत्रों की सहायता से प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मानसिक मस्तिष्क में दासता के प्रति घृणा को उत्पन्न करना, पहला जो था। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात जो कही गई थी वो था कि संगीत एवं साहित्य के द्वारा बेकारी और भूख से त्रस्त लोगों को निडर बनाकर उनमें मातृभूमि और स्वतंत्रता का प्रेम को भरना। तीसरी जो बात थी कि शक्ति का प्रदर्शन करना तथा आंदोलनों में व्यस्त रहना। चौथा, बम बनाना, बंदूक आदि चोरी से उपलब्ध करना तथा विदेशों से आग्नेयास्त्रों को प्राप्त करना था। जो पांचवा महत्वपूर्ण जो उसका कार्य था कि वो था कि चंदा दान तथा क्रांतिकारी डकैती द्वारा व्यय के साधनों के लिए धन का प्रबंध करना। और इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो उनकी कार्य पद्धतियाँ थी, प्रणालियाँ थी। अब हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो तात्कालिक असफल क्यों हो गया, इसके असफलता के क्या कारण थे। तो क्रांतिकारी आंदोलन के तात्कालिक जो असफलता के कुछ कारण थे, और यद्यपि क्रांतिकारियों ने भारतवासियों को अपूर्व राष्ट्रीय चेतना प्रदान की, लेकिन वे अपने मूल लक्ष्य जो थे को तत्काल ही प्राप्त नहीं कर सके, करने में असफल रहे। और क्रांतिकारी आंदोलनों की इस आंशिक असफलता के कारण बहुत सारे कारण थे, जिसमें पहला जो महत्वपूर्ण कारण था कि केंद्रीय संगठन का अभाव। क्रांतिकारी आंदोलन का जो विफलता का जो कारण था उसमें पहला जो था कि केंद्रीय संगठन का अभाव। क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का एक बड़ा कारण यह था कि इसका कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, और इस कारण विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारी नेताओं में पारस्परिक सहयोग और सद्भाव और संबंधों का अभाव था,
और वे संगठित रूप में कार्य न कर सके और छिटपुट क्रांतिकारी घटनाओं से ब्रिटिश शासन का अंत संभव नहीं था। तो ये पहला कारण था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था कि आंदोलन का युवकों द्वारा जो आंदोलन का नवयुवकों तक सीमित होना। तो क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का एक कारण इस आंदोलन का मध्यम वर्ग के शिक्षित नवयुवकों तक सीमित होना था और इस आंदोलन में कार्य करने वाले नवयुवकों का जनता पर विशेष प्रभाव नहीं था और वे साधारण जनता से सहयोग तथा समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक कारण था। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था इसकी असफलता का कि उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का इसमें अभाव था। तो क्रांतिकारी आंदोलन को उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्तियों और राष्ट्रीय आंदोलनों के अन्य संचालकों की सहानुभूति भी प्राप्त नहीं थी और इस उच्च वर्ग के ये नेता जो थे उनमें क्रांतिकारी कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और स्वराज प्राप्त करने के लिए वैधानिक उपायों में विश्वास करते थे। तो ये भी एक कारण था इसकी असफलता का, जिसके कारण से ये असफल रहा। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति। इसकी असफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण जो रीजन था वो अंग्रेजों की जो कठोर दमन नीति थी वो भी थी और क्रांतिकारी आंदोलन इस कारण सफल नहीं रहा कि ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के प्रति अत्यंत कठोर नीति का अवलंबन किया था और उसने 1907 में सभाएं करने पर प्रतिबंध लगा दी और 1908 में विद्रोह सभा अधिनियम भी पास कर दिया जिसका उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। 1908 में फौजदारी कानून और भी कड़ा बनाकर अधिकारियों को उसे सख्ती से उपयोग करने की आज्ञा दी गई और क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाते हुए ऐसी जूरी की व्यवस्था की जाती थी जिससे कि यूरोपियन बहुमत में होते और मामूली से अपराधों के लिए भारतीयों को मृत्युदंड, काला पानी की सजा, देश निर्वासन या लंबी कठोर कैद की सजाएं दी जाती थी। इस प्रकार अगर हम देखें तो सरकार ने जनता में ऐसा आतंक स्थापित कर दिया था कि लोग भयभीत होकर क्रांतिकारियों से दूर भागने लगे और यह भी एक इसकी असफलता का कारण था। अगली जो असफलता का कारण था कि क्रांतिकारियों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता। 1885 से ही भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की वादिता के कारण क्रांतिकारियों को इस संस्था की सहानुभूति जो है वो प्राप्त होना तो दूर, उसे इस संस्था से भी आलोचना और विरोध जो है वो प्राप्त करना होता था और क्रांतिकारियों को जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश शासन और कठोर दमनकारी नीतियां थी अपनाई गई थी वो भी एक कारण थी। अगली और अंतिम जो कारण था कि महात्मा गांधी का अपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन। उपयुक्त बाधाओं के होते हुए भी यदि भारतीय जनता को अपने देश की मुक्ति के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का कोई विकल्प नहीं होता तो जनता का झुकाव कालांतर में क्रांतिकारी आंदोलनों की ओर हो सकता था। लेकिन महात्मा गांधी ने भारतीय जनता में अधिकाधिक लोकप्रिय होता गया और यह अहिंसात्मक क्रांतिकारी आंदोलन के लिए घातक सिद्ध हुआ और अंततः जो है वह समाप्त हो गया। और इन सभी उपरोक्त कारणों से क्रांतिकारी आंदोलन तत्काल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। और इस प्रसंग में सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलनों की विफलता का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की दमन नीति थी। इसके साथ ही यह इस कारण भी असफल रहा कि हिंसा का विचार हिंदुओं की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण जो था ये जो आंदोलन था
क्रांतिकारी आंदोलन कहें या क्रांतिकारी युग था, वो तत्कालीन रूप में जो है वो प्रभावित नहीं हो सका। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन जो था, राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उनका क्या योगदान था, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। तो क्रांतिकारी जो थे वो तत्काल ही अपने लक्ष्य को की प्राप्ति में भले ही असफल रहे हुए हों, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता में अपूर्व योगदान दिया। और वास्तविकता यह है कि जहां गांधी जी और कांग्रेस ने अपने ढंग से स्वतंत्रता संघर्ष और जनता में जागृति फैलाने का कार्य किया, वहां क्रांतिकारियों ने अपने ढंग से यह कार्य किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन ने एक दूसरे के पूरक का कार्य एक तरह से किया, और इस कारण से भी जो है वो हमें आज़ादी मिलने में जो है सफलता प्राप्त हो सकी। अगर हम बात करें तो सामान्य जनता को देश प्रेम और निष्ठा, बलिदान और त्याग का पाठ उपदेश देकर नहीं, वरन उदाहरण प्रस्तुत कर भी पढ़ाया जा सकता था। क्रांतिकारियों ने ऐसा ही किया था और परिणामतः सामान्यतः जनता इन क्रांतिकारियों से बहुत अधिक प्रभावित थी। जनता द्वारा निजी और सार्वजनिक रूप से उन्हें दी गई थी और उन्हें दी गई श्रद्धांजलि से यह स्पष्ट था। खुदीराम बोस की मृत्यु का शोक बंगाल के हर घर में मनाया गया था, और कन्हैया लाल का शव जब अलीपुर जेल से बाहर निकला तो हजारों व्यक्ति शव यात्रा में शामिल थे, और महिलाओं ने शव पर पुष्प और अभिमंत्रित धान बरसाया था। भगत सिंह और उनके साथियों को दी गई फांसी पर लाखों की आंखें रोई थी, और हजारों परिवार में चूल्हे नहीं जलाए थे। बिना किसी औपचारिक घोषणा के राष्ट्रीय शोक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार आज़ाद हिंद सेना के कार्यों और लाखों लोगों के हृदय सम्राट नेताजी के दिल्ली चलो के नारे ने जनता के अंदर अपूर्व जागृति पैदा कर दी थी। और आज भी देश की स्वतंत्रता पर कोई अगर आंच आती है, खड़ा होती है, तो नेताजी का नाम एक मरघट में जीवन को फूंक देता है। तो हम देखें तो इनका बहुत योगदान रहा है देश को एकत्रित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए, और इनकी एक आवाज़ पर पूरी जनता जो है अपने प्राण के निछावर करने के लिए खड़ा हो जाती थी। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और इन सब के अतिरिक्त यह तथ्य है कि जिस अंतिम घटना ने ब्रिटेन को भारतीय स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया, वह था फरवरी 1946 का नौ सैनिक विद्रोह, जिसने उसको आज़ादी देने के लिए प्रोत्साहित की। और क्रांतिकारियों की हंसते हंसते बलि वेदी पर चढ़ जाने की घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता था, और इन घटनाओं ने भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। वस्तुतः इन क्रांतिकारी आंदोलनों ने समूचे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। क्रांतिकारियों का विश्वास था कि खाके वतन का मुझको हर जरा देवता है, और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य देश की करोड़ों जनता में देश प्रेम को जागृत कर उनमें देश की स्वाधीनता के लिए तीव्र इच्छा और अपना सब कुछ निछावर कर देने की भावना उत्पन्न करना था, तथा जनता के मन मस्तिष्क में ब्रिटिश शासन की शक्ति के प्रति व्याप्त भय की भावना को समाप्त करना था। जनता के मन मस्तिष्क में इसकी भावना को समाप्त करना था। और यह तथ्य भी है कि क्रांतिकारियों ने जनता के समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत कर यह सब कुछ करने के में सफलता प्राप्त की थी, और इस प्रकार उन्होंने स्वाधीनता के लिए एक सुदृढ़ आधार बेस जो है वो तैयार किया था। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा एक प्रकार से
से राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति योग दिया गया और ब्रिटिश सत्ता क्रांतिकारियों के से बहुत घबराती थी और वह यह नहीं चाहती थी कि अधिक लोग इसमें जाएं और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की कुछ राजनीतिक मांगें केवल इस कारण से मान ली थी कि जनता क्रांतिकारी आंदोलन को न अपनाए। और इन सब के अतिरिक्त एक और तथ्य यह भी है कि क्रांतिकारियों का मार्ग अहिंसात्मक आंदोलनकारियों की तुलना में बहुत अधिक कठिन था और उनके द्वारा जिन कठिन परिस्थितियों में और जिस देशभक्ति तथा साहस की भावना के साथ कार्य किया गया था, उसके उदाहरण विश्व इतिहास में बहुत ही कम देखने को हमें मिलते हैं। और क्रांतिकारियों का साहस वैसा ही था जिसे इसके संबंध में कवि दिनकर लिखते हैं। और कवि दिनकर क्या लिखते हैं? अभय बैठे ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं। वस्तुतः भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का आंदोलन विशिष्ट और महत्वपूर्ण योगदान है और आज़ादी के इन दीवानों की गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। और कवि दिनकर ने भी लिखा है कि दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। तो ये सब बातें जो हैं उस समय के जो हमारे कवि थे, राष्ट्र कवि थे, तो उन लोगों ने इन क्रांतिकारियों के लिए लिखी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो ये क्रांतिकारी युग था, इसके भी बहुत वही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इन क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा जो भारत को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया, जो अलग अलग बिखरी हुई थी, उसको लोगों में, नवयुवकों में एक जोश और एक उमंग भर दिया कि वह अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सके, वह अंग्रेज़ों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ लोगों आवाज़ उठा सके। और इन क्रांतिकारियों ने यह अपनी मृत्यु अपने को शहीद करके यह प्रूफ किया कि जो है हम जो है हर हाल में जो है वो स्वतंत्रता लेके रहेंगे और हम किसी भी हालत में अन्याय को नहीं सहेंगे। और इसलिए इन्होंने इनका जो एक महत्वपूर्ण इनकी जो कार्य पद्धति थी, कहीं ना कहीं ये प्रभावित की अंग्रेज़ों को और वो विवश हुए कि हम जो है अब हम यहाँ इंडिया में ज़्यादा दिनों तक टिके नहीं रह सकते हैं और हमें अब भारत को आज़ाद करना होगा, हमें भारतीयों को अब स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। और इसलिए एक प्रेशर के रूप में इन्होंने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल जो है अदा किया था और इसकी जो है वो भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद के साथ साथ उग्रवाद और उग्रवाद के अंतर्गत ही जो उग्रवादी या क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी थे, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न इससे जो पूछे जाते हैं या आ सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों तथा क्रांतिकारियों के उद्देश्यों एवं कार्य पद्धतियों का प्रकाश डालें, ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालीन असफलताओं का वर्णन करें और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की धारा का योगदान स्पष्ट करें। तो ये सब क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 1919 से लेकर 1946 तक के काल में क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास का वर्णन करें। शॉर्ट में देखें तो बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का लक्ष्य क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण बताएं। उसके बाद से 1906 से 14 के बीच में 5 क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता जो नेता थे उनके नाम बताएं। सरदार भगत सिंह ने बम विस्फोट कब और कहाँ किया था, ये बताएं। उसके बाद से बहुत सारा क्वेश्चन, क्रांतिकारी आंदोलन का लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से करके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मतलब जो मैंने शुरू में बताया वो इम्पोर्टेंट हैं, वो आ सकते हैं। आंदोलन का फेज कब था, कौन कौन इसके नेता थे, लीडर्स थे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसकी चर्चा मैंने अपने लेक्चर्स में की, तो वो सब है जो शॉर्ट आंसर में या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वन वर्ड आंसर टाइप के, तो उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है।
नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें और उसको सुनकर अच्छे से समझकर अपने क्वेश्चंस आंसर को रेडी करें, ताकि आपको आने वाले परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप अगर आपकी परीक्षा आयोजित हो तो आप अच्छे ढंग से उसको लिख सकें। अगर कोई भी चीज़ जो समझ में आपको नहीं आई तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से या मुझे इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न डालें, ताकि हम उनकी चर्चा कर सकें और उन पर भी आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।